नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 5 विधायिका, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कि जिस तरीके से हमने लास्ट चैप्टर के अंदर आपका जो कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो कार्यपालिका होती है उसका जो गठन किया जाता है, और सबसे पहले तो कार्यपालिका होती क्या है, उसका गठन क्यों किया जाता है और किस तरीके से जो सरकार की व्यवस्था है वो बनाई जाती है, उन सभी के बारे में पढ़ा था। हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने केंद्र और राज्य सरकार का जो संबंध है उसका बताया था। जिस तरीके से हमारी संसदीय व्यवस्था के अंदर जो शक्तियाँ हमारी राष्ट्रपति को दी गई है वही शक्ति हमारे राज्य के अंदर राज्यपाल को दी गई है, और जिस तरीके से केंद्र के अंदर मुख्य कार्यपालिका के तौर पर जो प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, उसी तरीके से हमारी जो राज्य है उसके अंदर मुख्यमंत्री जो जो शक्तियाँ या कार्यपालिका के रूप में कार्य वो करते हैं। तो उनका गठन, उनकी प्रक्रिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इसी के अंतर्गत हमने मंत्रिपरिषद और उनकी बनाई हुई नौकरशाही के बारे में पढ़ा था। अब जो इस चैप्टर के माध्यम से ये हो जाता है कि जो जिन सदस्यों या सांसदों को हम चुनते हैं, जिन व्यक्ति पर्सन को सरकार चलाने के लिए हम जिनका चुनाव वो किया जाता है, उन्हें विधायिका सबसे पहले तो कहा जाता है। ये बात आप समझ लें। विधायिका मतलब कि जिन व्यक्ति या पर्सन का चुनाव करने के लिए, सरकार बनाने के लिए जिन व्यक्तियों का चुनाव है वो किया जाता है, उनके विधायिका या उनको सांसद जिन व्यक्तियों का चुनते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। विधायक होते हैं जो कि हमारे विधानसभा के अंदर चुने जाते हैं, और सांसद वो और विधानसभा मतलब राज्य सरकार को गठित करने के लिए, राज्य के अंदर सरकार का गठन करने के लिए जिसमें मुख्य कार्यपालिका मुख्यमंत्री है वो होते हैं। और इसी तरीके से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर जिन व्यक्तियों का संसद के लिए चुना जाता है उनको हम सांसद कहते हैं, और उन्हीं सांसद के माध्यम से जो प्रधानमंत्री, मुख्य कार्यपालिका और जो मंत्रिपरिषद है वो मुख्य कानून निर्माण प्रक्रिया के अंदर जो भागीदारी है वो सुनिश्चित है वो करते हैं। तो सबसे पहले इसी के अंतर्गत ये आ जाता है कि इन विधायपालिका के अंतर्गत क्या इन व्यक्तियों का चुनाव इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके नियम कानून और इनकी जो संरचना है वो किस तरीके से गठन है वो किया जाता है। इस सभी का उल्लेख इस चैप्टर के माध्यम से हम करने की कोशिश है वो करेंगे। तो आज का वीडियो जो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हम भारत में चुनाव का महत्व और चुनाव के लिए अपनाई की प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं, यानी कि पिछले कार्यपालिका के माध्यम के द्वारा और जिन चुनाव प्रोसेस के माध्यम के द्वारा जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसके माध्यम के द्वारा इनका जो अध्ययन है वो इस प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो कर चुके हैं। विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य वो करती है, यानी कि जिन व्यक्तियों पर्सनों का चुनाव किया जाता है हमारे द्वारा और उनको चुनने के बाद उनकी जो जनता के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य करती है उसे विधायिका रूप में कहा जाता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिका कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद है वो करती है। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम के द्वारा इन चीज़ों का उल्लेख किया गया कि जो विधायपालिका है, जो विधायक है, वो किस तरीके से काम करती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका चुनाव है वो किस तरीके से किया जाता है। आप भारत में संसद और राज्य की विधायिका की संरचना और कार्य तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का अध्ययन है वो करेंगे। संसद और राज्यों की विधायिकी संरचना के बारे में, उसकी जो कार्यप्रणाली अपनाई जाती है, कौन से जो कार्य किए जाते हैं, किन किन बनावट के माध्यम के द्वारा उनको चुनाव प्रक्रिया वो अपनाई जाती है, इन सभी का जो उल्लेख है इस चैप्टर के माध्यम से हम करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी है वो होगी। इस चैप्टर के माध्यम से हम जो 5 मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन वो कर पाएंगे। कौन सी बातें हैं? विधायिका का क्या महत्व है। सबसे पहले ये है कि विधायिका का इंपॉर्टेंस क्या है, विधायिका है क्या, क्या इसका महत्व वो जाना जा सकता है, क्यों ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है वो मानी जा सकती है। संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या है, संसद के कौन से कार्य है, कौन सी शक्तियाँ और इन किन
किन के द्वारा, इन शक्तियों के प्रयोग के द्वारा वो अपना स्थायित्व है वो बनाए रख सकते हैं। कानून कैसे बनता है? सबसे ज़रूरी बात इस हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था विधायिका द्वारा बनाया वो जाता है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित है वो करती है, किस कानून और किन माध्यम के द्वारा जो कार्यपालिका को नियंत्रित है वो संसद के द्वारा किया है वो जाता है। कार्यपालिका मतलब जो हमारी केंद्र सरकार के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल समूह है वो, और राज्य के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और उनका मंत्रिमंडल है वो, तो उनको संसद या विधानसभा किस तरीके से नियंत्रित है वो करती है। लेकिन हमें इस चैप्टर के माध्यम से हम जो संसद के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उल्लेख है वो किया गया, साथ में साथ जो इसमें एग्जाम्पल है वो विधानसभा या राज्य सरकार का भी दिया गया है। संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रित है वो करती है, संसद के द्वारा किस तरीके के द्वारा, किस साधनों के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रित है वो किया जाता है। इस चैप्टर के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम सीख पाएंगे। विधायिका का महत्व, संसद के कार्य, कानून कैसे बनता है, संसद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित, और संसद अपने ऊपर कानून का नियंत्रण किस तरीके से रखती है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्या जरूरत है हमें संसद के, क्या बिना संसद के भी कार्य वो चल सकता है, तो क्यों संसद की जरूरत है वो अपनाई है वो जा सकती है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अंदर अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक मुख्य कार्य माना जा सकता है। यानी कि विधायिका के रूप में जब कानून बनाने वाली संस्था के रूप में इसको पेश वो किया जाता है, ये एक कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। यानी कि सांसदों के द्वारा जिन कानून का निर्माण किया जाता है, तो ये एक मुख्य रूप से अगर ये देखा जाता है जो कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। यानी कि जो कानून बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, अनेक जो महत्वपूर्ण कार्य, उनमें से भी एक कार्य इन विधायिका के अंतर्गत है वो माना जा सकता है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में बहस, भरनी, गर्म विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि से अत्यंत जीवंत वो रखते हैं। जिन तरीके माध्यम के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया का जो महत्व वो देखा जा सकता है, जिसमें संसद में बहस होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस होती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति भी बनती है, सरोकार साथ सभी को साथ लेके कार्यप्रणाली अपनाई जाती है, सहयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे जब इन शब्दों का जो उल्लेख किया गया, सारे के सारे जो इन शब्दों का इस्तेमाल है विधायिका के द्वारा, संसद के माध्यम के द्वारा हम इसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जिन तरीकों और माध्यम के द्वारा इनका जो उल्लेख किया जाता है, जिनके उद्देश्य होते हैं, उनके अगर कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना अगर हम देखा जाता है तो सच्चे लोकतंत्र की कल्पना करने के लिए इन विधायकों के माध्यम के ही द्वारा इस उद्देश्य को पूर्ण वो किया जा सकता है। यानी कि हम बिना विधायिका के हम पूर्ण रूप से लोकतंत्र की कल्पना वो नहीं कर सकते। विधायिका जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है। तो मुख्य रूप से विधायिका को लोकतंत्र के अधिकांश जो आधिकारिक लोकतंत्र का आधार है वो इसे माना जा सकता है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। यानी कि कुछ ऐसी कार्यप्रणाली विधायिका द्वारा अपनाने की वजह से ही कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना जो महत्व है, ये इंपॉर्टेंस है वो खोती जा रही है, या इसका महत्व है वो कम रह गया है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। तो मुख्य रूप से मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए पहल करता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल में समूह के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा नीति निर्माण किया जाता है, और शासन का जो एजेंडा, जो नीतियाँ, जो कार्य है वो लागू करवाने के लिए महत्व दिया जा सकता है। इससे कुछ आलोचकों का यह कहना है कि मौका मिल गया तो संसद का ह्रास हो गया, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुत आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट है वो करना पड़ता है। यानी कि जो कार्यप्रणाली, जो आलोचना आज के विधायिका के द्वारा जो कार्यपालिका के रूप में इसका जो महत्व है वो देखा जा सकता है, जिसमें जो कई गरिमापूर्ण जो नीतियाँ हैं लोकतंत्र की व्यवस्था को, वो इन विधायकों के द्वारा चकनाचूर किया जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है। यानी कि कई बार हाथापाई की जो नौबत है विधायकों द्वारा संसद के अंदर की जाती है। उसके माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो संसद का जो महत्व है, जो ह्रास है वो हो रहा है।
और काफ़ी अधिक मात्रा में जो मंत्रिमंडल, जो आजकल जो लोकतंत्र के अंदर जो पार्टियां हैं वो इतनी शक्तिशाली या इनको बहुमत साबित नहीं हो पाता, जिनकी वजह से ही जो पार्टियां हैं वो बहुमत साबित करने के लिए जो गठबंधन की राजनीति बनाते हैं, उस गठबंधन की राजनीति की वजह से ही अनेक पार्टियों के द्वारा अनेक अलोकतांत्रिक जो एजेंडे हैं जो आपस के अंदर तय करने के बाद जो सरकार की जो 5 साल की जो नीति है वो निभाई जाती है, जिसमें काफ़ी सारे इलीगल जो कार्यप्रणाली है वो देखी जा सकती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो गहलोत और सचिन पायलट है वो किस तरीके से, तो सचिन पायलट है वो अशोक गहलोत जो कांग्रेस समर्थित सरकार है उसको गिराने के लिए वो देखे जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे एजेंडे हैं, जब सरकार गिरती है तो बहुमत साबित करने के लिए एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए कुछ ऐसी जो नीति बनाई जाती है वो अलोकतांत्रिक वो मानी जा सकती है। तो ऐसी कार्यप्रणाली इस व्यवस्था के अंदर अपनाई जाती है जिसके माध्यम के द्वारा जो अनावश्यक कार्यप्रणाली है वो देखी जा सकती है। तो ये सारी जो इलीगल बातें या अनैतिक बातें वो अपनाई जाती है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक खुला मंच है। अपने संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और फिर इसके पास सरकार का चयन करने और बसात करने का अधिकार भी है। अब जिस तरीके से विधायिका के बारे में देखा जा सकता है, ये एक सरकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यप्रणाली के अंतर्गत वो माना जा सकता है, जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो वाद और विवाद की स्थिति, यानी कि कोई भी कानून लागू करने से पहले उसके ऊपर वाद विवाद पक्ष और विपक्ष पार्टियों के अंदर जो खुला मंच के तौर पे विवाद वो किया जा सकता है और उस कार्यप्रणाली को हम संसद के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस संरचनात्मक विशेषता के कारण जो ये स्ट्रक्चर अपनाया गया है उसके माध्यम से सरकार के सभी अंगों के रूप में ये ज़्यादा प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यप्रणाली को अपनाता है और सरकार को चयन करने के लिए और उसके बर्खास्त करने के लिए जो विधायिका का स्वरूप है वो महत्वपूर्ण है, वो माना जा सकता है। आगे आ जाता है कि संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, कि हमारे संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा 2 सदन बनाए गए। तो 2 सदन क्यों बनाए गए, जब एक सदन से क्या कार्य है वो नहीं चल सकता था, तो इसके बारे में बताया गया। हमारे राष्ट्रीय विविधता का नाम संसद है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन है। जब किसी विधायिका के 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। यानी कि भारत के अंदर जो संसद है वो विधानमंडल के माध्यम के द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई है वो 2 सदनों की व्यवस्था अपनाई गई है। और इस विधायिका के अंदर 2 सदन जो अपनाए गए उसे द्विसदनात्मक जो विधायिका वो कहती हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहा जाता है, जिसमें पहले को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा को कहा जाता है। संविधान में राज्यों की एक संसदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया गया है। यह केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका वो दी गई है। यानी कि जो संविधान के अंदर राज्यों को एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक जो व्यवस्था अपनाने के लिए जो विकल्प है वो दिए गए हैं। तो मुख्य रूप में इसमें देखा जा सकता है कि 7 राज्यों के अंदर ही 2 द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो अपनाई गई है। यानी कि जिस तरीके से हमारे संसद के अंदर 2 सदन अपनाए गए हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक इसी तरीके से हमारे राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर ये जो व्यवस्था अपनाई गई है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद। विविधतापूर्ण से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक विधायिका राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों में भागों सुनिश्चित प्रतिनिधित्व देश के, यानी कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसी का महत्व है जाना जा सकता है। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि सदन के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो सकता है। यानी कि इसमें एक सदन में चर्चा करने के बाद दूसरे सदन पर चर्चा करने के लिए जो निर्णय के लिए वो छोड़ दिया जाता है। यानी कि एक बात का 2 सदनों के अंदर विचारा वो हो सकता है, जिसके माध्यम के द्वारा उसके ऊपर पुनर्विचारा वो किया जाता है। एक सदन के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। यानी कि अगर जो विधानसभा में जो कार्यप्रणाली अपनाने के बाद उसको विधान परिषद में भेजा जाता है, यानी कि एक जो कार्य निर्णय ले लिया जाता है उसको दूसरे सदन में उस कार्य को भेजा जाता है।
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर दो बार विचार होता है, जिससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो उसे दूसरे सदन में बहस के दिनों से पुनर्विचार किया जाता है। यानी कि इसको एक बात को 2 बार विचारने का करने का मौका वो मिलता है। यानी अगर एक जो सदन है कोई जल्दबाजी में फैसला ले ले तो दूसरा सदन उसको क्या कर सकता है, तो अच्छी तरीके से देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, उससे वाद विवाद करने के बाद उसको दूसरे पहले सदन को समझा सकता है। इसलिए की वजह से इसको मान सकते हैं कि किसी भी कानून को बनने से पहले उसको काफ़ी लंबे समय तक तर्क वितर्क के माध्यम से देखा है वो जा सकता है, यानी कि जांचने की कसौटी के ऊपर उसको ज़्यादा समय वो मिल सकता है। तो अब आ जाता है कि हमारे जो 7 जो बनाए गए विधान द्वि सदन वो कौन से हैं। सबसे पहला तो हमारा जम्मू कश्मीर अपनाया गया है, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा हमारा महाराष्ट्र, पांचवा तेलंगाना, छठा कर्नाटक और सातवां आंध्र प्रदेश। ये 7 जो राज्य है जिसके अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले ये व्यवस्था अपनाई गई, अब इसको इस व्यवस्था को वहाँ से हटा लिया गया है। तो मुख्य रूप से ये 6 जो राज्य उसके अंदर माने जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और आज के लेक्चर के अंतर्गत हमने विधायिका और उसका महत्व और किस तरीके से 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है उसको देखा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और लेकिन जाने से पहले अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जो भी जानकारी में बच्चे हैं तो प्लीज़ उन बच्चों को मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको मैं एक जो क्वेश्चन है वो बताना चाहूँगा। आपको कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत में जो संसद है उसके 2 सदन हैं, तो आपको 2 सदनों का नाम बताना है। भारत की जो संसद है उसके 2 सदन हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। तो दोनों का नाम बताना आपने, सदनों जो सदन है उनके क्या क्या नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।